हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के पिछले भाग के वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र बनाना होगा। तो यहां पर आप फोटो में देखिए कि इस फोटो में रेड पेन से एक दूसरे के समांतर और एक दूसरे से समदूरस्थ रेखाएं खींची गई हैं। ये जो रेड पेन से रेखाएं खींची गई हैं ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में मैंने क्या किया है कि एक द्विध्रुव रखा है और उस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण P है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। आप देखिए कि जो द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है उसकी दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में है। तो इस अवस्था में इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला जो नेट बल होगा वो शून्य होगा, क्योंकि इस प्लस क्यू पर कार्य करने वाला जो बल होगा वो क्षेत्र की दिशा में होगा और माइनस क्यू पर कार्य करने वाला जो बल होगा वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। तो दोनों बल आपस में बराबर हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और इस कारण इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला जो नेट बल होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो इस द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण घुमाते हैं। तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, आज हम इसी चीज की गणना करेंगे। तो देखिए इस फिगर को जब मैंने क्या किया कि द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमा दिया, ठीक, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा ये हमें देखना है। तो जब थीटा कोण आप घुमाते हो तो इसके ऊपर इधर बल कार्य कर रहा है क्षेत्र की दिशा में और इसके ऊपर क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है बल। तो इस प्रकार से दो बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं और एक दूसरे के समांतर हैं और दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो क्या हैं, भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार से इस द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण लगने लगता है और वो बल आघूर्ण क्या करता है, इस द्विध्रुव को वापस से उसकी साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ठीक, तो उस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो कितना होगा, पहले हमें ये देखना है। तो जितनी बातें मैंने यहां पर बताई उस कहानी को आप यहां पर इस तरीके से लिखोगे जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। आप जरूरी नहीं है कि इतना ही लिखो, इससे कम भी लिख सकते हो, आप अपने समझ के अनुसार यहां पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो द्विध्रुव के ऊपर कार्य करने वाला बल आघूर्ण जो टाउ होगा वो कितने के बराबर होगा, Pe साइन थीटा के बराबर होगा। आपको सूत्र याद होना चाहिए कि द्विध्रुव के ऊपर कार्य करने वाला जो बल आघूर्ण होगा टाउ बराबर वो Pe साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक, अब अगर हम इस द्विध्रुव को थीटा कोणीय विस्थापन और अधिक घुमा देते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं कि यदि द्विध्रुव को डी थीटा अल्प मतलब बहुत कम है, डी थीटा अल्प कोणीय विस्थापन तक विस्थापित करने में, ठीक, किया गया कार्य। ठीक है, तो कितना कार्य होगा आपका, वो dw के बराबर होगा। तो यहां पर आप लिखोगे dw बराबर आपका क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। जैसे आपका जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। चूंकि यहां पर जो है कोणीय विस्थापन है तो यहां पर बल के स्थान पे क्या होगा, बल आघूर्ण होगा। तो बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन इस प्रकार से हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा के बराबर। तो टाउ का मान क्या है, यहां से आप देखिए Pe साइन थीटा के बराबर है, तो यहां लिखेंगे Pe साइन थीटा डी थीटा। तो इस प्रकार से आपका जो डी थीटा अल्प कोणीय विस्थापन घुमाने में किया गया कार्य जो dw है वो कितने के बराबर आ गया, Pe साइन थीटा डी थीटा के बराबर आ गया। ठीक, तो अगर हम द्विध्रुव को θ1 कोण से, θ1 स्थिति से, यहां लिखिए θ1 स्थिति से θ2 स्थिति तक, ठीक है, घुमाते हैं
θ2 स्थिति तक घुमाते हैं तो किया गया कार्य कितना होगा। ठीक, किया गया कार्य कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या लिख लेते हैं यहां पर कि अब W जो है आपका कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। ठीक, तो हमें समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो यहां लिखेंगे θ1 से θ2 तक घुमा रहे हैं। ठीक, और किसका समाकलन करना पड़ेगा आपको, dw का। ठीक है, तो dw का मान कितना है आपका, Pe sin θ dθ के बराबर है। तो दिए गए द्विध्रुव के लिए आपका उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा, नियत होगा, और एक समान वैद्युत क्षेत्र वहां पर दिया गया है वो भी नियत होगा। तो जो नियत पद होंगे वो समाकलन के चिन्ह के बाहर आ जाएंगे और यहां पर आपका हो जाएगा कितना, sin θ dθ समाकलन के चिन्ह के अंदर, और जो लिमिट है वो θ1 से θ2 तक है। तो अब जो sin θ का समाकलन होता है, जो आप लोग याद कर लीजिए, sin θ का समाकलन माइनस cos θ होता है। तो इस प्रकार से W बराबर जो हो जाएगा आपका Pe, और यहां पर आएगा माइनस cos θ और लिमिट का मान रखेंगे θ1 θ2। ठीक, sin θ का जब आप समाकलन करोगे तो कितना आएगा, माइनस cos θ। आप ये याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा, जब माइनस चिन्ह बाहर हम करेंगे तो माइनस Pe ब्रैकेट में cos θ और यहां θ1 से θ2 तक। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो क्या होता है, पहले अपर लिमिट का मान रखते हैं फिर माइनस करते हैं, लोअर लिमिट का मान रखते हैं। तो यहां माइनस Pe ब्रैकेट में पहले अपर लिमिट का तो cos θ2 माइनस फिर लोअर लिमिट का cos θ1, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए अगर हम माइनस को यहां से कॉमन ले ले तो बाहर जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो Pe हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, cos θ1 माइनस cos θ2, इस प्रकार से। तो किया गया कार्य कितना आ जाएगा आपका, W बराबर Pe ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2 इतना होगा। लेकिन हमें इस स्थिति के लिए किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो देखिए पहले कैसे था, पहले साम्य स्थिति में था, तो उस समय थीटा कितना था, 0। उस समय थीटा क्या था, 0। इस फिगर में आप देखिए कि इस फिगर में P और E के बीच का कोण कितना है, द्विध्रुव आघूर्ण P और वैद्युत क्षेत्र E के बीच का कोण कितना है, 0 है। ठीक, यहां पर θ1 कितना है, 0 है। और जो नया स्थिति हो गया, घुमा दिया गया, तो नया स्थिति क्या हो गया आपका, थीटा। ठीक, तो θ2 का मान क्या है, थीटा। तो यहां पर देखिए कि θ1 जो है वो 0 है, तथा आपका जो θ2 है वो कितना है, थीटा के बराबर है। तो कृत कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, Pe cos θ1, तो cos θ1 यानी cos 0, ठीक, और माइनस cos θ2 यानी cos थीटा। तो इस प्रकार से आपका W बराबर क्या हो जाएगा, Pe। अब cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो इस प्रकार से आपका किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वो कितने के बराबर आएगा आपका, W बराबर Pe 1 माइनस cos थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक, बात क्लियर है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें जो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए पहले उसे आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसे समझ पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, स्मॉल p है, और उनके आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a के बराबर है, और वो द्विध्रुव कहां है, अनंत पर है। ठीक, वो द्विध्रुव कहां है, अनंत पर है। तो उस द्विध्रुव को हम इस प्रकार से एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आते हैं कि उस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा क्या हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो अनंत पर द्विध्रुव है उस द्विध्रुव को आप इस प्रकार से एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आइए कि उस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो हमेशा क्या हो, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में हो। तो जब आप लेकर के आते हो तो यहां पर इस तरीके से रख देते हो। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर आपका जो P है यानी द्विध्रुव आघूर्ण
वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। ठीक है, तो इस द्विध्रुव में जो संचित स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए कि प्लस क्यू आवेश पर कितना बल लगेगा, F बराबर क्यू ई के बराबर, और वो क्षेत्र की दिशा में होगा इधर, और माइनस क्यू आवेश पर कितना बल लगेगा, वो भी क्यू ई के बराबर, वो क्या होगा आपका क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो देखिए आपका दोनों के ऊपर बराबर बल लग रहे हैं लेकिन विपरीत बल लग रहे हैं। ठीक है, तो जब हम अनंत से द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो माइनस क्यू आवेश पर क्षेत्र खुद कार्य करता है, जबकि प्लस क्यू आवेश पर बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि माइनस क्यू जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा 2a दूरी अधिक चल रही है, यानी कि आपका जो वैद्युत क्षेत्र है वो अधिक कार्य कर रहा है बाह्यकर्ता की अपेक्षा। ठीक, क्योंकि यहां पर प्लस क्यू की अपेक्षा माइनस क्यू को अधिक दूरी तक हम क्षेत्र के भीतर ले आ रहे हैं, और वो अधिक दूरी कितनी है, 2a। ठीक, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वो अधिक कार्य कर रहा है और बाह्यकर्ता कम कार्य कर रहा है। तो जो नेट कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नेट कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि बाह्यकर्ता अगर कार्य करता है तो वो धनात्मक होता है, और अगर क्षेत्र खुद कार्य करता है तो वो ऋणात्मक होता है। तो जो क्षेत्र कार्य कर रहा है वो अधिक है और बाह्यकर्ता जो कार्य कर रहा है वो कम है। तो इस प्रकार से जो नेट कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो नेट कार्य यहां पर हम लिखते हैं। इससे पहले जितनी भी कहानी हमने बोला वो इस फोटो के आधार पर यहां पर आप कहानी लिख लोगे, थोड़ा कम अधिक भी रहेगा तब भी चलेगा। तो नेट कार्य यहां पर कितना करना पड़ेगा हमें ये देखना है। तो नेट कार्य जो है वो कितना होगा, इसको हम यहां पर लिखते हैं, कितना होगा, बल गुणे चली गई अतिरिक्त दूरी। हाँ, चली गई अतिरिक्त दूरी, तो यहां लिख लीजिए अतिरिक्त दूरी। ठीक, तो बल कितना है, बल जो है F बराबर क्यू ई, दोनों में से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल जो होगा वो कितने के बराबर होगा, क्यू ई के बराबर होगा। तो बल जो हो गया आपका क्यू ई के बराबर हो गया, और जो चली गई अतिरिक्त दूरी है वो यहां पर देखिए कितनी है, ये प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी 2a, तो जो 2a है वो चली गई अतिरिक्त दूरी है। मतलब जब आप अनंत से इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा 2a दूरी अधिक तय करेगा। तो यहां पर चली गई अतिरिक्त दूरी कितनी हो गई, 2a हो गई। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका किया गया कार्य हो गया, किसके द्वारा, क्षेत्र के द्वारा, और ये कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, तो W बराबर क्यू ई इंटू 2a के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको आप आगे हल करोगे तो कितना होगा, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपका Q इंटू 2a और इंटू ई, यहां पर माइनस चिन्ह के साथ, और ये क्या होता है, ये होता है द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, इसी को P से दिखाते हैं। तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस PE। ठीक, और यही किया गया कार्य क्या होगा, उस द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे, U नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस PE। तो यह कार्य क्या होगा, उस द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसी द्विध्रुव को क्षेत्र में थीटा कोण घुमा दें तब किया गया कार्य कितना होगा, अभी हम लोगों ने निकाला था थोड़ी देर पहले। तो किया गया कार्य जो होगा W बराबर वो आपका आएगा PE 1 माइनस कास थीटा, अभी इतना निकाला था हम लोगों ने। ठीक, तो ये कार्य भी क्या होगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका कुल स्थितिज ऊर्जा, U बराबर आपका U नॉट प्लस W, तो माइनस PE और प्लस PE 1 माइनस कास थीटा। जब इसको आप हल करोगे तो आएगा माइनस PE प्लस PE और क्या हो जाएगा आपका माइनस PE कॉस थीटा। ठीक, तो यहां से आपका PE से PE कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका U बराबर क्या हो जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आपका द्विध्रुव क्या है, कोई द्विध्रुव है जो कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण बनाते हुए रखा है,
तो उसमें जो संचित स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, माइनस पीई cos थीटा के बराबर होगी। और अगर किसी द्विध्रुव को आप अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आओगे तब कितनी उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, यू नॉट बराबर माइनस पीई के बराबर होगी। ठीक, तो ये स्थिति कब के लिए है, ये स्थिति इस कंडीशन के लिए है। इस कंडीशन में मतलब कि मैंने द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया और फिर क्या कर दिया, थीटा कोण घुमा दिया, तो कितना होगा उसमें स्थितिज ऊर्जा आपका माइनस पीई cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो अब क्या है, कुछ विशेष स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपका द्विध्रुव, विशेष स्थिति में अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपका द्विध्रुव क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण जो कि है आपका 0 डिग्री, मतलब वो अपने साम्य स्थिति में है, ये पहला कंडीशन। तो उस समय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, माइनस पीई cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो उस समय जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी माइनस पीई की होगी। आपको मैंने यही चीज यहां पर बताया है कि जब आप द्विध्रुव को अनंत से लेकर आते हो वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस प्रकार से कि आपका उस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होने का मतलब क्या हुआ कि द्विध्रुव हमेशा साम्य स्थिति में हो, तो उस कंडीशन में उसकी स्थितिज ऊर्जा माइनस पीई के बराबर आएगी। और वही चीज यहां से भी आपका आ जाता है, u बराबर माइनस पीई के बराबर। अगर हम थीटा कोण 90 कर दें, मतलब कि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण 90 बना दे, तब कितना होगा, u बराबर आपका माइनस पीई cos 90 हो जाएगा। ठीक, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो इस प्रकार से आपका u का मान कितना आएगा, 0। यानी अगर हम द्विध्रुव को क्षेत्र से थीटा कोण जो कि 90 अंश है उतना घुमा देंगे तो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग जो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा जो होगी ये दोनों को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इस पर आधारित एक आंकिक प्रश्न भी कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट में जो डाउट वगैरह हो वो भी क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं एक आंकिक प्रश्न इस पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक आंकिक प्रश्न दिया हुआ है, एक पदार्थ के अणु में 10 पर घाते ऋण 29 कूलम मीटर का स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। 10 पर घाते 6 वोल्ट पर मीटर परिमाण के एक शक्तिशाली स्थिर वैद्युत क्षेत्र को लगाकर इस पदार्थ के 1 मोल को ध्रुवित किया गया। अचानक क्षेत्र की दिशा को 60 डिग्री कोण बदल दी जाती है, तो क्षेत्र की नई दिशा में द्विध्रुव को पंक्तिबद्ध करने में मुक्त उष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहां पर आपका जो पदार्थ में एक अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो दिया हुआ है, तो यहां पर लिखिए कि एक अणु का, यहां पर क्या लिखेंगे, एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो कितना है आपका द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो कितना है आपका वो 10 पर घाते ऋण 29 कूलम मीटर। ठीक, तो 1 मोल की बात हो रही है, तो 1 मोल अणु कितने के बराबर होगा, 1 मोल अणु जो होगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं के बराबर होता है। लेकिन इस प्रश्न में सुविधा की दृष्टि से हम लोग 6 इंटू 10⁻23 अणु ही ले लेते हैं। ठीक है, सुविधा की दृष्टि से, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है, गणना है, वो आसान हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार जो कुल द्विध्रुव आघूर्ण होगा, कुल द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, वो कितना होगा, यहां पर लिखेंगे आपका द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दिखाते हैं, P से। ठीक, तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर जो हो जाएगा 6.0 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻29 गुणा कर लेंगे। एक अणु के द्विध्रुव आघूर्ण से हम कुल अणुओं की संख्या का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार 6.0 इंटू 10⁻, अब यहां ऋण 29 है, यहां पर धन 23 है, तो कितना हो जाएगा, यहां पर आधार समान तो घाते जुड़ जाती हैं, तो यहां पर आपका आ जाएगा ऋण 6। ठीक, यही आ जाएगा कूलम मीटर। ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। अब क्या है कि
प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक, तो ये होगा आपका, मैंने बताया था कि माइनस पीई के बराबर होता है। जो अगर द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम इस प्रकार से लेकर आते हैं कि द्विध्रुव हमेशा क्या हो, अपनी साम्य स्थिति में हो, यानी P और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या हो, 0 हो, तो उस स्थिति में जो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? माइनस पीई के बराबर। तो यहां से आपका माइनस P का वैल्यू कितना है? 6.0 इंटू 10⁻⁻6 और E का वैल्यू कितना है? 10⁻6। ठीक, तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 6.0 इंटू 10⁻0 यानी ये 1 हो जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा? -6 जूल आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्या हो गया? प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। तो UI कितना आ गया आपका? -6 जूल आ गया। अब क्या है, अचानक से हम 60 डिग्री वैद्युत क्षेत्र की दिशा को कोण में बदल देते हैं, तब क्या होता है आपका स्थितिज ऊर्जा? तब आपकी स्थितिज ऊर्जा U जो हो जाती है वो आपका यहां पर हो जाएगा -PE cos थीटा। ठीक, तो यहां पर -P की वैल्यू कितनी है? 6.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू E की वैल्यू 10⁻6 इंटू cos थीटा जो कि 60 है। ठीक, इस प्रकार से तो यहां से आपका ये कितना आ जाएगा? -6.0 इंटू 10⁻0 ये हो जाएगा, और इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो इस प्रकार से ये कट जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? -3 जूल। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल, ये आपका क्या हो जाएगा? अंतिम स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और कितना उष्मा मुक्त होगा हमें ये ज्ञात करना है, तो हम क्या कर लें कि जो स्थितिज ऊर्जा अंतिम स्थितिज ऊर्जा है उसमें से प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा को घटा दें, तो यही हमारा क्या आ जाएगा? जो वहां से उष्मा निकलेगी H। ठीक, ये क्या है? उष्मा। ठीक है, आपका मिल जाएगा। तो यहां पर अंतिम कितना है? -3 जूल है। ठीक, और प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा कितनी है? -6 जूल है। तो यहां पर इस प्रकार से हो जाएगा। जब इसको आप हल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? यहां से -3 जूल प्लस 6 जूल, तो ये आपका आ जाएगा +3 जूल। ठीक, तो इस प्रकार से जो वहां से उष्मा निकलेगी वो कितनी होगी आपका? +3 जूल के बराबर हो जाएगी आपका। ठीक, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।